हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो की कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब एसएफबी लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। तो चलिए उसकी डिटेल्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी वीडियो और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए अब आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 7 फरवरी 2024 से लेकर 9 फरवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 445 रुपये से लेकर 468 रुपये पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लॉट साइज 32 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज जो है वो 1,11,76,713 शेयर्स है। करीब 523,07,00,000 रुपये टोटल कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। उसमें से 96,15,384 शेयर्स फ्रेश इश्यूज़ के हिसाब से आएंगे और जिससे 450 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी, और 15,61,329 शेयर्स जो कि 10 की फेस वैल्यू से ही वो सारे ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए आएंगे और उससे 73,60,00,000 रुपए 7 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 12 फरवरी 2024 को होगा। सो इन केस अगर इस आईपीओ में आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन 13 फरवरी 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे 13 फरवरी 2024। लिस्टिंग डेट जो है वो 14 फरवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 9 फरवरी 2024 है गाइस। इशू टाइप जो मैंने आपको बताया बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे होने वाली है। मतलब ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 3,53,50,636 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 4,49,66,020 है। सो बेसिकली यहाँ पर एक हल्की सी डिटेल दी गई है। सो आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रेश इश्यूज जो हमने ऊपर देखे वो आपको मिल जाएंगे। अब रिजर्वेशन देखेंगे तो कि QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। सो रिटेल में हो आप तो मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना है। 32 शेयर्स आएंगे, 14,976 रुपये आपको देने हैं। रिटेल में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 416 शेयर्स आएंगे, 1,94,688 रुपये आपको देने हैं। SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 448 शेयर्स आएंगे, 2,09,664 रुपये आपको देने हैं। SHNI में ही मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2,112 शेयर्स आएंगे, 9,88,416 रुपये देने हैं। और BHNI में आपको मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2,144 शेयर्स आएंगे, 10,03,392 रुपये आपको देने हैं। सो गाइज यहाँ पर HNI का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। और S और B जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से कैटेगरी डाली गई है। अब साथ में कंपनी के जो प्रमोटर्स है उसको अगर देखेंगे तो कि गाइज सॉरी, हाँ ये ब्लैक कलर का बार बार थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, रियली सॉरी, प्लीज़ एडजस्ट। तो कि हाँ प्रमोटर्स जो है द प्रमोटर्स ऑफ द बैंक नेमली सरवजीत सिंह सामरा, अमरजीत सिंह सामरा, नवनीत कौर सामरा, सुरिंदर कौर सामरा एंड दिनेश गुप्ता। तो ये कंपनी के प्रमोटर्स है जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 24.01% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। अब बेसिकली कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में भी ब्रीफ आइडिया लेते हैं। तो कि वैसे तो नाम से आइडिया आ जाना चाहिए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक तो कोई भी, जैसे NBFC हो या कोई बैंक हो मतलब, या गवर्नमेंट बैंक हो PSU, उनका बिजनेस जो होता है वो नॉर्मली लोन देने के ऊपर ही मेजॉरिटी टिका हुआ होता है। तो ये एक मेजर उनका काम है। हालांकि 1999 से इनकॉर्पोरेटेड है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इज़ अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन 2015 कैपिटल SFB मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक बिकम द first NBFC microfinance entity to receive the SFB license. The company has a strong presence in semi-urban and rural areas with a branch-based operating model.
सो बेसिकली ये जो कंपनी है वो मिडिल क्लास जो लोग हैं, मिडिल इनकम वाले, जिसकी अराउंड 0.4 से 5 मिलियन के बीच की इनकम वाले जो लोग हैं, उनको टारगेट करते हैं कि भाई आपको अगर छोटी मोटी या बेसिक कुछ अलग तरह की लोन चाहिए तो हम बहुत अच्छे से लो मतलब ब्याज पे आपको दे सकते हैं। ये वो जो भी उनकी कंपनी की पॉलिसी है, तो उस हिसाब से लोन्स देती है कंपनी। और कंपनी का जो मेन हेडक्वार्टर है वो जलंधर पंजाब में है। और बेसिकली कंपनी का जो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस मतलब कस्टमर बेस क्लाइंट या फिर यूँ कह लो कि टारगेट कस्टमर जो है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एंड यूटी चंडीगढ़, तो ये सारे स्टेट में कंपनी मतलब ये बैंक का बिजनेस सबसे ज़्यादा होता है। अब कंपनी के साथ साथ अगर देखेंगे तो कंपनी की अभी तक में समझो कि 1827 कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ है और कंपनी की करीब 172 ब्रांचेस है और 174 एटीएम मशीन्स है। और समझ लो कि 24 मतलब रूरल और अर्बन एरिया मिला के करीब 24 डिस्ट्रिक्ट में कंपनी की जो प्रेजेंस है, कस्टमर बेस उस तरह से कंपनी ने बनाया हुआ है गाइस। तो बेसिकली कंपनी का मोटा मोटी अगर हम समझेंगे तो जो बिजनेस है, क्योंकि कोई भी एनबीएफसी हो या बैंकिंग मतलब सेक्टर्स की हो कंपनी, तो बेसिक उनका काम क्या होता है, लोन देना होता है अलग अलग सेगमेंट में। किसी को बिल्डिंग के रिगार्डिंग चाहिए, किसी को कुछ आई मीन मेडिकल, कुछ बड़ा मेडिकल है तो पैसे नहीं है तो लोन चाहिए। आजकल तो टूरिस्ट लोन भी निकल गई है, मतलब ट्रैवलिंग लोन, कि आपको मतलब मानो कहीं स्विट्ज़रलैंड कहीं घूमने जाना है जहाँ पे आपको पता है 2-5 लाख का खर्चा हो जाएगा, तो आप 5 लाख की लोन करा लीजिए ट्रैवलिंग लोन और धीरे धीरे करके चुका दीजिए। तो वो टाइप की लोन भी कुछ कुछ बैंक्स या एनबीएफसी अलग से देती है। तो अलग अलग टाइप की लोन्स होती है। जैसे यहाँ पर बताया है कि छोटे मतलब इनकम वाले जो लोग हैं उनको जिस अगर लोन की ज़रूरत है तो हम अच्छे से मतलब कम ब्याज पे शायद प्रोवाइड करते होंगे। अब कंपनी के बेसिक धंधा क्या कर रही है वो देखते हैं। तो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स है। ये सारे फिगर्स करोड़ में है गाइस। और रिसेंट वाले फाइनेंशियल्स देखते हैं तो कि 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल असेट 8,390 करोड़ रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 415 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 54 करोड़ रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 711 करोड़ रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 676 करोड़ रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 572 करोड़ रुपए के आसपास है गाइस। सो यहाँ पर कंपनी का अगर बिजनेस देखा जाए गाइस तो सितंबर का जो है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो, क्योंकि वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और लेटेस्ट वाला है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। साथ ही साथ कंपनी की बोरोइंग्स में भी ग्रोथ है। और मैं यहाँ पे आपको एक ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू अपना शेयर करना चाहूँगा। जनरली कोई भी मतलब सॉरी नॉट कोई भी, जनरली आप देखोगे तो एनबीएफसी मतलब फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी होती है ना, उनके ऊपर लोन आपको देखने को मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगी, बिकॉज बिजनेस ही उस तरह का होता है कि आई मीन लोन की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती रहती है कंपनी को बिजनेस रन करने के लिए। जबकि जैसे मान लो कि कभी कोई आईटी कंपनीज है तो केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो आपने कई बार देखा होगा कि उसमें पॉसिबिलिटी है कि डेट फ्री कंपनी मिले, मतलब कोई भी कर्जा ना हो, या दूसरे सेगमेंट में भी आपको मिल सकती है। बट फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है, तो इसलिए पर्सनली मैं ये करता हूँ कि फाइनेंस सेक्टर में कंपनी की जो बिजनेस ग्रोथ है वो किस तेज़ी के साथ बढ़ रही है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि छोटी कंपनी होती है तो अगर उनका प्रॉफिट ग्रोथ इधर उधर थोड़ा सा भी हो गया, क्योंकि लोन और दूसरी तरफ से बहुत सारे सेटलमेंट चलते रहते हैं, कहीं पे भी एक चेन में बीच में ब्रेक आ जाती है तो वो बैंक की जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। जैसे कि मैं आपको बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको समझाऊं तो मतलब फेमस एग्जांपल है येस बैंक वाला। तो येस बैंक सबको पता है कि आज पेनी स्टॉक है, लेकिन मतलब कितना 400 रुपये का था शायद, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मतलब समझो कि 3 डिजिट में था तो आज 2 डिजिट में है। तो इतना बड़ा जो 90% कितना परसेंट जो गिर चुका है, वो क्यों गिर चुका है? क्योंकि एक ज़माने में बैंक के जो भी मेन जो थे, पहले तो उन्होंने कुछ कांड किया वो तो है ही है, लेकिन
उन बड़े बड़ी जगहों पर उन्होंने लोन बांट ली, मतलब दे दी, जो रिकवर नहीं हो पाई। तो ऐसे माहौल में क्या हो गया कि जब पैसे आ ही नहीं रहा है तो एनपीएस जो है और दूसरी चीज़ें, मतलब कंपनी इन शॉर्ट में प्रॉफिट जनरेट, बैंक को प्रॉफिट जनरेट कर नहीं पा रही है। तो पैसा नहीं आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ क्या कर सकते हो, जेल में डाल दे या फिर कुछ और सज़ा दे दे, मार तो नहीं डाल सकते। तो अल्टीमेटली घाटा किसको देखना पड़ता है, बैंक को देखना पड़ता है। तो बैंक उस हिसाब से लाइक फिनिश हो सकती है, जो येस बैंक में हुआ है। अब नए मैनेजमेंट के साथ अभी देखो आगे क्या होता है। ये एक मैंने सी गाइज, मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट ये एग्जांपल से आप ये एक आइडिया ले सकते हो कि छोटी कंपनी होती है ना, उनको कंटिन्यूस बिजनेस के लिए ऑर्डर्स, मतलब कुछ ना कुछ बिजनेस होते रहना चाहिए ग्रोथ के साथ, तो वो बहुत मैटर करता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर अभी आप नीचे देख भी सकते हो, पढ़ सकते हो अमाउंट इन करोड़, जो मैंने आपको पहले बताया कि सारे फिगर्स जो है वो करोड़ में है। बिकॉज बेसिकली बात क्या है ना कि जैसे मैंने आपको समझाया ना, आपने अगर पैसे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो पैसे आपके गाइस, आई मीन सी, मैं ये समझता हूँ कि वैल्यू बहुत करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट इज़ ऑलवेज अबाउट रिस्क। इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, रिस्क फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि बढ़िया कंपनी भी 2-2 3-3 साल तक कुछ रिटर्न नहीं देती है, फिर अचानक से रॉकेट बनता है स्टॉक। कुछ कंपनी ऐसी होती है कि कुछ दम नहीं होता है लेकिन बढ़ जाती है, लेकिन फिर ऐसे क्रैश हो जाता है कि फिर बढ़ ही नहीं पाती है, वो भी होता है। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन मार्केट, और कंपनी छोटी है इसलिए उसको मतलब नज़रअंदाज कर देना वो भी बात सही नहीं है। बट यस, इतनी ही बात है कि अगर आप बढ़िया कंपनी चुनोगे, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी चुनोगे, तो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की चांस, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़िया तरीके से खिल के आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। और गाइज ये बार बार मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये फील्ड ही ऐसी है कि 10-10 100-100 बार हमको, एक बार हम एक ही बात को समझते रहते हैं, तब जाके एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम हम डेवलप करते हैं खुद से, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की हो चाहे वो ट्रेडिंग की हो। तो रिपीटेशन होनी बहुत, मतलब रिपीटेशन होते रहना चाहिए, क्योंकि वो आई मीन और स्टॉक मार्केट में ऐसा है भी नहीं कि एक बार ये कोई पढ़ाई का कोर्स नहीं है कि भाई आपने इंजीनियरिंग पढ़ ली, हाँ चलो हो गया ये करके। डेली कुछ ना कुछ नया 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 आपको स्टॉक मार्केट सिखाता रहेगा। समझ रहे हो गाइस? तो चलिए अब आगे ये कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं। तो कि 2104 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ROE 16.45%, डेट टू इक्विटी 0.95, RONW 15.33%, PBV 2.63, EPS जो है प्री IPO 26.48, पोस्ट IPO 24.19, PEX प्री IPO 17.68, पोस्ट IPO 19.35 है गाइस। और नोट यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, जो कि उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसको आपको समझाया गया है। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो गाइस। और अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू, मतलब IPO लाने की रीजंस क्या है, तो कि द बैंक प्रपोजेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड from the fresh issues towards augmenting our bank's tier 1 capital base to meet the bank's future capital requirements. Further, the proceeds from the fresh issue will also be used towards meeting the expenses in relation of the offer. The bank expects to receive the benefits of listing the equity shares on the stock exchange. So hope guys, be responsible trader, be responsible investor, value your money, and yes, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।